अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको कहती हूँ खुशामदेद और मैं हूँ आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आज के प्रोग्राम की जो टॉप स्टोरीज हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। खान साहब का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाए क्योंकि वही वाहिद हल है शायद मुल्की मुआशी बहरान का। लेकिन अपनी 3 साल कारकर्दगी का जिक्र क्यों नहीं करते PTI के रहनुमा, इस पर बात करेंगे, डिटेल तबसरा होगा। दूसरी टॉप स्टोरी होगी दुआ ज़हरा का केस और बड़े दिलखराश मनाजर देखने को आए जब कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जब ज़हरा को पेश किया गया और उसके वालिदैन भी वहां पर मौजूद थे, ताहम बच्ची ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इसके ऊपर बात करेंगे जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो किस डगर पर चल रही है। सोशल मीडिया और एप्लीकेशंस और PUBG और ये गेम्स कितने अनजानों से आपको मुलाकात होती है और कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है, कितना नुकसान आप उठा सकते हैं महज के वालिदैन लापरवाही बरत रहे होते हैं। इस हवाले से बात होगी। बात करेंगे कि आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक सेगमेंट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि कहीं आपका वोट चोरी तो नहीं हो रहा, नौजवान पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ कौमी असम्बली का अहम बिल पेश हो चुका है, उस पर गुफ्तगू होगी। और जनाब गर्मियों का मौसम है और जिस्म में पानी को जो दूर करने के लिए आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन जो हो जाती है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो आज का टॉप स्टोरी है, फर्स्ट सेगमेंट है कि एक पाकिस्तान में इस वक्त एक जानिब तो मुल्क को मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा है और दूसरी जानिब जो अदम सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल है। अब ये जो बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली का बहरान, ये सारी वो चीजें हैं जो अवाम पर बर्डन कर रही हैं, अवाम को बोझ तले डालती जा रही हैं। कल का दिन बहुत ही अहम होने वाला है क्योंकि कल जो ये इत्तेहादी हुकूमत है उसका भी कड़ा इम्तिहान होगा। बजट पेश किया जाएगा। आम आदमी की नजरें बजट पर हैं कि आम आदमी को क्या रिलीफ मिलता है। काफी चैलेंजिंग सूरत हाल होगी हुकूमत के लिए भी और लोग भी देखते हैं कि उनको कितना रिलीफ मिलता है। ताहम इस पूरी सूरत हाल में ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है या जो मुआशी बहरान है, इसमें जो एक आम आदमी है उसका ये इस वक्त मसला नहीं है कि हुकूमत कौन चला रहा है, मुल्क कौन चला रहा है। एक आम आदमी का मसला यह है कि उसके घर का किचन कैसे चलेगा इन बिगड़ती हुई सूरत इस बिगड़ती हुई मामलात में। बहरहाल जो खान साहब का मुतालबा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमें ज्वाइन किया नियो पाकिस्तान में सीनियर एनालिस्ट सहाफी मुर्तजा सोलंकी साहब। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला सर हमारे प्रोग्राम के लिए। सीधा मौजू की जानिब आऊंगी। खान साहब मुसलसल ये मुतालबा किए जा रहे हैं कि मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएं, यही मुआशी बहरान का हल है, कैसे? सवाल अच्छा है। बात यह है कि 8 अप्रैल से पहले इमरान खान साहब मुल्क के वजीर आजम थे और पिछले 3.5 पौने 4 साल से जब भी अपोजिशन के लोग जिनमें PDM भी थी मुतालबा करते थे कि 2018 के इलेक्शंस जो हैं वो ठीक नहीं हुए थे और इसलिए जो है वो आप दोबारा इलेक्शन करा लें, तो खान साहब और उनके जो साथी थे वो ये कहते थे कि ये 5 साल भी हमारे हैं और अगले 5 साल भी हमारे हैं, लिहाजा इलेक्शंस को भूल जाए। तो मुल्क के वजीर आजम के पास ये अख्तियार होता है कि वो किसी भी वक्त कौमी असम्बली तहलील करके इलेक्शन का ऐलान करें। इमरान खान के पास ये अख्तियार था समझ लें कि 10 अप्रैल से पहले, लेकिन वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। अब वक्त से पहले इलेक्शन का अख्तियार जो है वो शहबाज शरीफ के पास है और किसी के पास नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये जो कहते हैं कि जी मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हल इलेक्शन है, तो बात यह है कि आज अगर शहबाज शरीफ असेंबली तहलील करने का ऐलान करें तो 3 महीने के लिए आईनी तौर पर आपको निगरान हुकूमत चाहिए। जब भी आप वक्त से पहले इलेक्शन करते हैं तो आइन के अंदर लिखा है कि निगरान हुकूमत 3 महीने के लिए होगी। अगर वक्त पर इलेक्शन होते हैं तो फिर 2 महीने के लिए होगी। तो आज अगर शहबाज शरीफ असेंबली तहलील करें तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। बात यह है कि अक्टूबर तक क्या होगा। इस वक्त जो मुल्क की मईशत का हाल है वो आप देख लें कि जो पेट्रोल की आलमी जो कीमतें कहाँ जा रही हैं, IMF से हमारा जो मुआहदा है वो फ्रीज़र में पड़ा हुआ है। आपके जो ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों के साथ उसके अंदर बहुत बिगाड़ आया है। अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, आप अभी भी ग्रे लिस्ट में हैं। 13 से 17 अप्रैल तक बर्लिन में FATF का इजलास होगा जिसमें ये
फैसला होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पर रहे या ना रहे। तो बात यह है कि खान साहब की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन इस वक्त अगर असेंबली तहलील होती है तो अक्टूबर तक मुल्क का क्या होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। किसी भी माहिर मुआशा से बात करें तो वो ये कहते हैं कि IMF जो है वो निगरान हुकूमत के साथ कोई मुआहदा नहीं करेगी और उसके नतीजे में फिर आपका हाल जो है वो श्रीलंका से बदतर होगा। तो बात यह है कि थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि आपकी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के जो चीफ विप हैं आमिर डोगर साहब, वो अभी 2 दिन पहले कह चुके हैं कि हमें किस तरीके से इक़्तिदार में लाया गया था। वो खुद तस्लीम करते हैं कि उनके पास असली अक्सरियत नहीं थी। तो आपको जब हुकूमत मिली वो भी एक तरह से जाली तरीके से मिली, तो आप किस बुनियाद पे ये करते हैं? अभी जो सर्वे आया है जी IPOR का, वो ये कहता है कि 60% पाकिस्तानी कहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च वगैरह जो है इससे मुल्क को नुकसान होगा। खुद PTI के अपने लोग जो है वो आधे आधे बटे हुए हैं। ये जो इस्तीफे उन्होंने दिलवाए हैं उस पे पार्टी के अंदर फटा पड़ा हुआ है सर। बिल्कुल। और IPOR के हवाले से, इस सर्वे के हवाले से कल भी हमने अपने प्रोग्राम में एक सेगमेंट किया था और बात यही कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर जो लोग नजर आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है। वो परसेंटेज तो बहुत कम है। अगर 1 करोड़ है तो बाकी के जो 22 करोड़ आवाम है उनकी राय का क्या? तो लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, आवाम तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है ना कि जलसे हो, जुलूस हो, धरना हो, एहतजाज हो या लॉन्ग मार्च हो। आम आदमी तो ये चाहता है कि पेट्रोल की कीमतें कम हो, उसको रोटी घी सस्ता मिले, ये बात है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि ये जो महंगाई की लहर आई, शिद्दत के साथ आई, सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करें कि ये मुआशी बहरान की वजह से आया या मुआशी बहरान की वजह से अदम इस्तेहकाम सियासत में पैदा हो रहा है, ये एक सवाल है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो साबिका हुकूमत सब्सिडी फराहम कर रही थी या दे रही थी, आप समझते हैं कि वही असल मुआशी बहरान की वजह है? देखिए, कोई जो कयामत है वो एक दिन नहीं आती, हादसा जो है वो भी एक दिन नहीं होता। तो जहां पर हम खड़े हैं ये नतीजा है हमारे गलत मुआशी सियासी पॉलिसियां, गवर्नेंस फेलियर, खारजा उमूर में हमारे जो गलत फैसले हैं, ये तमाम चीजों का एक मजमुआ है। कोई एक फैक्टर नहीं है। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मुआशी बदहाली को जन्म देता है, मुआशी बदहाली जो है वो सियासी बुरान पैदा करती है। तो ये चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है। आप ये देखें कि जैसे ही नई हुकूमत आई और मार्केट को लगा कि मुआशी इस्तेहकाम आएगा, तो पहले जो चंद दिन थे उसमें आपने देखा कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई, डॉलर की कीमत भी नीचे गिरी। लेकिन जब फिर दोबारा ये धरने और लॉन्ग मार्च और इस तरह की एक सूरत हाल पैदा हो गई इनसिक्योरिटी की, तो उसकी वजह से फिर अब आप देखें कि अब डॉलर जो है वो 200 रुपए से क्रॉस कर गया है। इस वक्त बैनुल अक़वामी मार्केट में फी बैरल जो कीमत है तेल की वो $120 से ऊपर बढ़ गई है। तो ये एक सीरियस किस्म का मामला है। लेकिन बात यह है कि आपकी जो मुआशी पॉलिसियां रही हैं उसके नतीजे में अब इस वक्त आप देखें कि आपके पास कोई $9 अरब पड़े हुए हैं, जो बड़ी मुश्किल से 4 हफ्तों की जो दरामद है उसके लिए काफी है। अब यहाँ पर खान साहब जो है वो नारे लगाते हैं कि जी भारत की बड़ी जो है वो जबरदस्त आजाद खारजा पॉलिसी है। ओ भाई, भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी देख लें, $600 अरब से ज्यादा उनके रिजर्व्स हैं। तो आप बात यह है कि आप अपने मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत किए बगैर नारों से आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बनती। वो बनती है कि आपका जो मुआशी बेस है वो कितना मजबूत है। उसके लिए हमने क्या किया है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी और कुछ चीजें जो है उनको सियासत से अलग करना होगा कि मुल्क का मुआशी मुस्तकबिल क्या होगा, हमने फॉरेन पॉलिसी क्या अख्तियार करनी है। ये वो जो चीजें हैं जिस पर हमें एक कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है, चाहे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो या चार्टर ऑफ गवर्नेंस हो, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो खान साहब बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इंतखाबात हों और ये हुकूमत मंजूर नहीं, चले मान लेते हैं कि जल्द इंतखाबात हो जाते हैं और खान साहब दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं, हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, मुल्क के वजीर आजम बन जाते हैं, उनका मुआशी बहरान से निकलने का क्या फॉर्मूला होगा अब
जो वो पिछले 3-3.5 साल में नहीं कर पाए। और अगर बात की जाए डॉलर की तो उनके दौर में 189 तक डॉलर पहुंचा, और कर्ज लेने में भी खान साहब का खात खुला है, हम सब ने देखा है बैरूनी मुमालिक से। तो ऐसा वो अब आकर क्या कर लेंगे जो वो पहले नहीं कर पाए? देखिए, जो 3.5 साल का जो तजुर्बा है वो तो यही बताता है कि उनसे कोई बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। आप ये देखें कि 3.5 साल में कोई 20,000 अरब रुपए जो है वो उन्होंने कर्जा लिया, जो पाकिस्तान की तारीख में इस मुख्तसर अरसे में सबसे ज्यादा है। और उस पैसे से आप कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें, कोई मोटरवेज बता दें, कोई बड़े बिजली के मंसूबे बता दें, कुछ बता दें, बड़ी यूनिवर्सिटियां बता दें, तो बात यह है कि जो आप देखें कि कितने वजीर खजाना उन्होंने बदले, कोई 4 के करीब, कोई 6 FBR के चेयरमैन बदले, स्टेट बैंक के गवर्नर्स को देख ले। तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब वो जिस साहब के हवाले किया, उनकी परफॉर्मेंस देख ले। तो मैं बहुत ज्यादा उनसे तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करता। अगर कोई हादसा हो जाए और पाकिस्तान के लोग उनको मुंतखब कर ले तो हम फिर दुआ ही कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा सर, कल बजट अब पेश होने जा रहा है और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी ग्रैंड डायलॉग की तरफ रजू करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ उसमें एक हर्डल है, नो डाउट। तो कल बजट का दिन है, कुछ उम्मीद रखें अवाम या नहीं रखें? कितना चैलेंजिंग होगा हुकूमत के लिए और कितना मुश्किल होगा अवाम के लिए? मेरे ख्याल में ये खासा मुश्किल बजट होगा, और जिस तरह के मुआशी हालात हैं उसमें अफरात-ए-ज़र में इजाफा होगा, महंगाई बढ़ेगी। असल बात यह है कि हमारी जो हुकूमत है और जो पॉलिसी साज हैं वो ऐसा क्या काम करते हैं कि जो अशराफिया है पाकिस्तान की, चाहे वो ज़मींदार अशराफिया हो, चाहे बिग बिजनेस हो, या बड़ी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उनके जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं उसमें कितनी कमी करते हैं। जो UNDP की जो पिछली रिपोर्ट मैंने देखी थी उसमें पाकिस्तान की अशराफिया, उनको जो टैक्स एग्जेम्पशंस और ब्रेक्स मिलती हैं वो कोई 2,600 अरब रुपए के करीब है। ये आपके डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। तो बात यह है कि आपका जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है जो सूबे वसूल करते हैं वो न होने के बराबर है, जो कि आपके मईशत का 20% है। तो असल बात यह है कि अगर हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिसमें जो अमीर तबकात हैं उन पर डायरेक्ट टैक्स अगर वो बढ़ाते हैं तो उसके नतीजे में उनके पास कोई फिस्कल स्पेस ऐसा बन सकता है कि जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन पर वो कुछ उनको कोई रिलीफ दे सकें। लेकिन ये तो कल ही पता चलेगा। मुझे बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं है, मुझे लगता है ये एक मुश्किल दौर आएगा। लेकिन इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर सियासी इस्तेहकाम होगा और कोई बेहतर पॉलिसीज बनेंगी तो हम इस गड्ढे से निकल सकते हैं, वरना हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और पूरी जो इस वक्त सूरत हाल है, जो मुआशी बहरान है और सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, तबसरा सामने रख रहे थे। बहरहाल कल का दिन उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। लेट्स सी कि कल का जो दिन है, आई प्रे एंड आई विश कि ये आम इंसान के लिए, अवाम के लिए अच्छा हो। और कल के शो पे बहरहाल मजीद गुफ्तगू भी होगी बजट के हवाले से। फिलहाल यहाँ पर लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को, सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और अब आपको बताएं जनाब कि पाकिस्तान में जो हमारा नौजवान तबका है वो तकरीबन 30% पर मुश्तमिल है। और नौजवानों के मुस्तकबिल और पाकिस्तान की बाग दौड़ संभालने के लिए, या अगर हम पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं तो उसका कितना इन्हिसार हमारे मुल्क के नौजवानों पर है, इस हवाले से बात करेंगे। और इसी बात को, इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए खातून शहीरा जलील ने बड़ी जद्दोजहद की एक दास्तान है। कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया है जिसका मकसद नौजवानों की पार्लियामेंट में
शमूलियत है। इसका मकसद क्या है, इससे हम कौन से गोल्स अचीव कर सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। और शहीरा जलील हमारे साथ मौजूद है। शहीरा, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो पहला स्टेप हुआ, कौमी असेंबली में बिल पेश कर दिया गया, कितनी बड़ी कामयाबी आप इसको तस्वुर करती हैं? सॉरी, आपकी आवाज कटी थी, लेकिन इफ आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन करेक्टली उसका मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले आई थिंक ये समझना जरूरी है कि जो बिल है, 3 डिमांड्स हैं। ये कहता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी पे लाजिम होना चाहिए कि शहीदा जलील से हम बात करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और कुछ 3 स्टेप्स के बारे में वो बात करना चाह रही हैं। वो क्या हैं वो हम जानेंगे। कौमी असेंबली में बहरहाल ये बिल पेश किया गया है और जो इसका मकसद है वो ये है कि जो नौजवान हैं हमारे मुल्क के, वो रिप्रेजेंट हों और पार्लियामेंट का हिस्सा हों, पार्लियामेंट में शमूलियत करें। और नो डाउट जो हमारी यूथ है उसमें जितनी एनर्जी है और वो जितना कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, आई ऑल्सो बिलीव कि उनको आगे आना चाहिए, सही गाइडेंस उनकी होनी चाहिए और बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़, बहुत सारी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब रखता है हमारा मुल्की नौजवान। तो ये कुछ कर सकते हैं अगर इनको मौका मिले, सही गाइडलाइन मिले। शहीरा क्या सोचती हैं और किस सोच के तहत, कौन से गोल्स अचीव करने के तहत उन्होंने ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया, वो सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगी और आप तक भी शेयर करना चाहूँगी। एंड आई एम श्योर कि ये आसान नहीं होगा, ये बहुत टफ होगा, ये बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग भी रहा होगा ये बिल पेश करना। और उसकी जो तफसीलात हैं वो भी हम जानेंगे, किसने सपोर्ट किया, किसने सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि जब भी हम किसी इनोवेटिव आइडिया की या इनोवेटिव सोच की बात करते हैं तो यूजुअली जब हम कोई नया कदम उठाने जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट हमें हासिल नहीं होता, बहुत सारी हर्डल्स भी उसमें होती हैं। लेकिन जो थीम है, जो सोच है, ये मैं ज़रूर शहीरा से जानना चाहूँगी कि किस किसने उनका साथ दिया। और जो हमारी पाकिस्तान की यूथ है, ऑब्वियसली शी इज़ यंग, वो खुद भी जो है वो यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैं ज़रूर पूछूंगी कि क्या इस वक्त नौजवानों के मसाइल हैं और किस तरह से वो पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर बन सकते हैं। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जनाब आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। शहीरा जलील इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगी। शहीरा जलील इज द गर्ल, वो खातून है जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और पार्लियामेंट में एक बिल सामने रखा है जिसका मकसद ये है कि नौजवानों की पार्लियामेंट में शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। क्या गोल्स इससे अचीव हो सकते हैं और डेफिनेटली जो हमारे मुल्क की यूथ है वो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है और उसकी उम्मीद है। शहीरा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। कितनी बड़ी कामयाबी आप इसको तस्वुर करती हैं बिल पार्लियामेंट में पेश करना, और कौन से गोल्स आपको लगता है कि अचीव हो सकते हैं? Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बिल पार्लियामेंट में पेश हो चुका है पिछले हफ्ते मई की 24 तारीख को, और अब वो चला गया है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, सबसे क्रिटिकल स्टेज पे चला गया है, जहां पे बिल डिबेट होगा, फिर वापस ही आएगा हाउस के अंदर और उस पर वोट होगा। बिल की 3 डिमांड्स हैं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है। पहली डिमांड है कि हर पॉलिटिकल पार्टी 30% इलेक्शन टिकट्स 25 से 35 साल के अंडर रिप्रेजेंटेड नौजवानों को दे, वो लोग जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी डिमांड ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन यूथ कैंडिडेट्स की जो है इलेक्शन कैंपेन को फाइनेंस करेंगी। और तीसरी डिमांड ये कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज 30% लीडरशिप जो है अपनी पार्टीज की वो इन नौजवानों को देगी जो कि 25 से 35 साल की उम्र के। आई थिंक बिल का पार्लियामेंट में आना बहुत बड़ी बात है, और अब सबसे क्रिटिकल स्टेज ये कि स्टैंडिंग कमेटी में डिबेट होता है और वहां से भी ये अप्रूव होकर वापस वोट के लिए आए। शहीरा, क्या आपको लगता है, आप समझते हैं कि नौजवानों की जो नुमाइंदगी है वही अब एक वाहिद हल है मुल्क की रोशन मुस्तकबिल के लिए? देखिए, वाहिद हल तो नहीं है, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी चीज के। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि ये बिल बिल्कुल परफेक्ट बिल है, फुल प्रूफ बिल है, लेकिन हकीकत ये भी है कि इसको पाकिस्तान में कोई 250 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। हम उस मुल्क की बात करें जहाँ 64% पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 30 है, और पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में यंग लोग कभी भी रहे नहीं है। उसके बावजूद हमारी जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है
कैबिनेट में देख लें या प्रोविंशियल असेंबलीज में देख लें या पार्टीज की अपनी लीडरशिप में देख लें, कोर कमिटीज हो गई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज हो गई, जहाँ पे एक्चुअल टेस्ट लिए जाते हैं, वहाँ पे कितने आपको नौजवान नजर आते हैं। और देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस दुनिया को फेस है वो है क्लाइमेट इमरजेंसी। जो लोग इस वक्त पॉलिसीज हमारे लिए बना रहे हैं वो आज से 10 साल 15 साल के बाद एक्चुअली इस दुनिया में रहेंगे नहीं। तो फ्यूचर जो है उसकी फिक्र हमें करनी है, आज के यंग लोगों को करनी है, अगर हम ऑलरेडी मैदान में नहीं। जी शहीरा, कैन यू हियर मी? शहीरा जलील हमारे साथ मौजूद थी और मैं बता रही थी कि किस तरह से जो है अब जो नौजवान है हमारा तबका, जो यूथ है, उसको पार्लियामेंट का ये जो बिल एक प्रॉपर पेश किया गया है कौमी असेंबली में, और उनको ऐसा लगता है और ऐसा है भी, और बिल्कुल जो हमारी यूथ है वो जितनी एनर्जाइज्ड है और जितने आइडियाज़ रखती है, जितनी एनर्जी लगती है, उनको एक प्रोडक्टिव वे में सामने आना चाहिए, मुल्क के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क का जो फ्यूचर है वो इन्हीं के हाथों में है। आगे चलकर जो मुल्क की भाग दौड़ है वो इन्हीं को संभालनी है। यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में गैर हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत के लिए अब जनाब डिस्प्ले सेंटर्स कायम कर दिए हैं, जिसमें गैर ख़त्मी इंतखाबी फहरिस्तें अवामुन्नास के मुआयने के लिए रखी गई हैं। बेसिकली ये शोर उजागर करने के लिए है और अवामुन्नास की आगाही से मुतालिक है, ताकि आपका जो वोट है वो ज़ाया ना हो सके। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रीजनल इलेक्शन कमिश्नर नजर अब्बास साहब। आपको सर हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, किसी भी मुल्क की तरक्की की जब हम बात करते हैं तो उसमें वोट का कितना अहम किरदार है? देखिए, वोट की अहमियत की आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 1965 में जॉन लुइस ने जब अमेरिका में मसावी हकूक़ की जदोजहद करते हुए नौजवानों से खिताब किया था, तो उसने कहा था कि वोट किसी भी माशरे में सबसे ज़्यादा कारामद एक गैर मुतशद्दद हथियार है और इसकी अहमियत को नज़रअंदाज किसी सूरत नहीं किया जा सकता। किसी भी जमहूरी माशरे में उस माशरे की तरक्की तरवीज के लिए उसके दीगर जो अमूमी मसाइल हैं, जिनमें तालीम और तरबियत है, जिनमें सेहत के मसाइल हैं, एक माशरे की तकमील के लिए और उसकी एक अच्छे उसके लिए परवान चढ़ाने के लिए वोट की अहमियत जो है उसे नज़रअंदाज। पावर है आम आदमी के हाथ में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका इस्तेमाल जानता ही नहीं है हमारे मुल्क का लोग। बेसिकली इसी शऊर को उजागर करने के लिए हम यहाँ आपके प्रोग्राम में भी बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन इस सिमत में बहुत सारे इक़दाम ऐसे उठा रहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक बारहा इस किस्म के प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, जिसमें माशरे में वोट की अहमियत को उजागर किया जा सके और लोगों में इस शऊर को बेदार किया जा सके कि उनका वोट का इंदराज कराना कितना जरूरी है और वोट का सही इस्तेमाल किस हद तक। बेसिकली डिस्प्ले सेंटर्स जो कायम किए गए हैं, इससे ये सारे मराहिल कैसे मुमकिन हो पाएंगे? बेसिकली जो डिस्प्ले सेंटर्स मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहात में या पूरे पाकिस्तान में ऑल अक्रॉस द कंट्री जो डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए गए हैं, उनका मकसद ही ये है कि इस स्टेज पे ये हमारी गैर हतमी फहरिस्त जो है, इंतखाबी फहरिस्त, वो डिस्प्ले सेंटर्स पे आवेज़ा की गई है, जिसका मकसद ये है कि आवाम अपने वोट को वहाँ पर जाके जाँच पड़ताल कर सकते हैं। जिनको उसमें तस्हीर रिक्वायर्ड है वो अपनी तस्हीर करवा सकते हैं। जो नए लोग जिन्होंने भी 18 साल की उम्र अटेन की है वो जाके अपने वोट का इंदराज करा सकते हैं। वहाँ पे कोई ऐसे शख्स जिसके बारे में ये यकीन है किसी उनके रिलेटिव्स को कि उसकी फौतगी हो चुकी है और उसका नाम मौजूद है, तो उसके अखराज के लिए वहाँ पे दरख्वास्त दे सकते हैं। अपने वोट की दुरुस्तगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे है कि जो अपने वोट की दुरुस्तगी के लिए वहाँ पे रजू कर सकते हैं और वहाँ पे जाके मौजूदा जो अमला है उनकी मावनत से वो मुतलका फॉर्म फिल करके उनको दें और इस अमल से ख़त्म होने से पहले पहले जो एक टाइम लाइन है, विद इन दैट गिवन टाइम लाइन वो जाके अपना वोट की तस्हीह भी करा सकते हैं, इंदराज भी करा सकते हैं। अच्छा सर, कितने डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए गए हैं? अगर मैं सिर्फ सूबा पंजाब की बात करूँ, सूबा पंजाब में हमारे पास डिस्प्ले सेंटर्स हैं जी टोटल इस वक्त 12,037 डिस्प्ले सेंटर्स सूबा पंजाब में कायम है। इसमें 167 रिवाइजिंग अथॉरिटीज़ हैं और उनके साथ उनका अमला तमाम डिस्प्ले सेंटर्स पे मौजूद रहता
करता है। हमने अपने जो ज़िले इलेक्शन कमिश्नर्स के ऑफिसेज हैं वहाँ पे राउंड द क्लॉक शिफ्ट्स में हमने अपने बना दिए हैं, सेंटर्स बना दिए हैं, हेल्प डेस्क कायम कर दिए हैं, जहाँ पे लोगों को ये सहूलत मुहैया की गई है कि वो किसी भी वक्त 24 घंटे में किसी भी वक्त वहाँ पे कॉल करके तो वहाँ पे अपने वोट के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं और अपने मुतल्लिका डिस्प्ले सेंटर्स का पता वगैरह वहाँ से मालूम कर सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल जो कि हर आदमी का, हर इंसान का, मेरे ख्याल से हर वोटर का सवाल होगा कि क्या हमारा वोट चोरी हो सकता है? नहीं, आपका वोट कतन चोरी नहीं हो सकता। वोट कौम की अमानत है और इलेक्शन कमीशन भी उसको एक अमानत की तरह, जिस तरह एक शख्स अपने वोट का इस्तेमाल करता है, उसी सिमत में उसका वोट जो है, उसकी जो राय है, उसका इजहार उसी शक्ल में यकीनी बनाया जाता है कि उसका वोट उसी शक्ल में, उसी जो है ना इंटेंट उसकी डायरेक्शन पे उसका वोट पहुंचे। ठीक है। और सर, वोट के इंदराज के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या इकदाम कर रहा है? वोट के इंदराज के हवाले से ये जो अभी तमाम प्रोसेस है जो हमने स्टार्ट की पिछले साल 2021 में, ये जो हमारी मयादी है नज़रसानी का जो प्रोसेस चल रहा है, उसमें स्टेज पे हमने जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल थी उसको डिस्प्ले किया। ठीक है। उसमें घर घर जाके लोगों की जो कवायफ थे उनको चेक किया गया, लोगों के वोटर्स को वेरीफाई किया गया। उसमें तकरीबन 12 करोड़ के लगभग हमारे पास उस वक्त पाकिस्तान में वोटर्स हैं, जिसमें 1 करोड़ और 59 लाख के करीब पहली स्टेज में वोट वेरीफाई नहीं हो सके थे। फिर सेकंड स्टेज पे उन जो अनवेरीफाइड वोटर्स हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए सेकंड स्टेज में दोबारा लोगों को घर घर भेजा गया और उनकी वेरिफिकेशन करवाई। वोटर लिस्ट की नजरसानी की आपने बात की, ये क्यों की जाती है? अब बेसिकली देखें, जब भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि एक पीरियडिकल रिवीजन की ज़रूरत है इलेक्टोरल रोल को, वहाँ पे लोग बेसिकली आप देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में लोगों के एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं। कई दफ़ा जो स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज़ की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो डोमेस्टिक एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कमर्शलाइज हो जाती हैं। वहाँ पर जो पहले जिन पर लोगों की जो रिहाइश होती है जगहों पर, वहाँ पर प्लाजाज, वहाँ पर मार्केट्स वगैरह बन जाती हैं, तो लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह गाँव में से छोड़ के शहरों में चले जाते हैं और वोट करने के लिए वो नहीं उतना वक्त निकाल पाते हैं। तो ये कैसे मुंतकिल करवाना, ये क्या एक आसान एक प्रोसेस है? कवायफ में दुरुस्तगी हम किस तरह से करवा सकते हैं? आसान है। आपको पता होगा कि 2017 से पहले वोट, किसी भी शख्स का वोट 3 पतों पे मौजूद रह सकता था। उसमें उसके शनाख्ती कार्ड पे दर्ज, उसके मुस्तकिल पते पे, उसके आर्जी पते पे और किसी भी थर्ड एड्रेस पे जहां पे वो उस वक्त रिहाइश पजीर था। लेकिन अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें ये एक सनसेट क्लॉज रख दी गई थी कि कोई भी ऐसा शख्स जिसका वोट उसके तीसरे पते पे दर्ज है वो दिसंबर 2018 तक अपने वोट को वहां पे रख सकता है और उस वक्त तक अपने वोट को का शनाख्ती कार्ड में पता दुरुस्त करवा के शिफ्ट कर सकता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐसे तमाम वोट जो थर्ड एड्रेस पे दर्ज थे 2019 में उनको उनके मकामी पहले उनकी वेरिफिकेशन करवाई। जिन जिन की वेरिफिकेशन हो सकी उनको उनके मतलूबा पते पे मुंतकिल कर दिया गया। जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन से राब्ता नहीं किया उनके मुस्तकिल पते पे वोट्स उनके एडजस्ट कर दिए। ठीक है सर, आपने बताया कि नजरसानी की जाती है वोटर लिस्ट में, उसका अगर हम वोट को मुंतकिल करवाना चाहते हैं तो कवायफ की दुरुस्तगी किस तरह से हो सकती है? अब इन सारे मराहिल के गुजरने के बाद इसकी जो खत्मी शक्ल है वो कब इख्तियार होगी? हतमी शक्ल अभी इसमें हमारे पास जो 19 जून तक ये डिस्प्ले सेंटर्स पे हैं। इसके बाद रिवाइजिंग अथॉरिटी का एक मरला आएगा, उसके बाद वोटर लिस्ट की प्रिंटिंग का मरला आएगा और जो डिलीवरी और फाइनल जो उसकी है वो 28 दिन के बाद 12/8 को 2022 को 12 अगस्त को ये फाइनल हतमी लिस्ट जो है ये। ठीक है। नजरसानी के बाद भी वोटर अपने वोट का इंदराज, मुंतकिली या फिर तस्दीक करवा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। जब ये मरहला मुकम्मल हो जाता है तो उस वक्त हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनके दफातर में जाके जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होता या उस किसी भी मखसूस इलाके में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें इलेक्शन अनाउंस नहीं होता तो उसके अलावा किसी भी अपने इंतखाबी एरिया में कोई भी शख्स इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रजू करके वहाँ से मुतल्लिका फॉर्म फिल करके पुर करके जमा करा के तो अपने वोट की तस्हीह भी करा सकता है, उसकी तब्दीली भी करा सकता है। ये तो बड़ा आवाम के लिए बड़ा एक आराम और बड़ी सहूलत वैसे हो सकी। अच्छा, पंजाब का आपने जिक्र किया कि पंजाब में सिर्फ 12,037 डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए गए हैं। अगर मैं मुल्क भर और उसमें पंजाब में सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की बात करूं तो सर उस हवाले से भी आगाही फराहम कीजिएगा। हाँ जी, पूरे मुल्क में हमारे पास जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो तकरीबन हमारे पास 12 करोड़ के करीब हमारे पास पूरे मुल्क में वोटर्स मौजूद हैं और पंजाब में इसके ऑलमोस्ट इसके हाफ 6 करोड़ के करीब लगभग जो वोटर्स हैं वो सूबे पंजाब में दर्ज हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों के हवाले से भी अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं।
हाँ जी, बेसिकली इलेक्शन कमीशन एक आइनी और खुद मुख्तार इदारा है जिसे आइन पाकिस्तान के तहत इंतखाबात के गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनकाद की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। और उसी ज़िमन में जो पहला कदम है कि किसी भी इंतखाब को गैर जानिबदाराना शफाफ इनकाद कराने के लिए जो पहला कदम है वो इंतखाबी एक मुस्तनद इंतखाबी फहरिस्त की तैयारी है, और उसी सिमत में इलेक्शन कमीशन इस वक्त काम कर रहा है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ये काम कंप्लीट होगा तो इलेक्शन कमीशन अपनी बाकी भी आइनी जिम्मेदारियाँ इसी ऐसे तरीके से सर अंजाम। ठीक है, मैं चाहूँगी अब एक जनरल मैसेज आप आवाम को ज़रूर दीजिए कि अपने वोट को ज़ाया होने से बचाएं। हाँ जी बिल्कुल, मेरा तो ये अवाम से ये दरख्वास्त भी है और मेरी ये पैगाम भी है कि वोट एक कौमी अमानत है। जब तक हम इस वोट को इसका इंदराज नहीं करवाएंगे, इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपना हक सही तरीके से अदा नहीं कर पाते। वोट की अहमियत को समझना चाहिए, अपने वोट का इंदराज यकीनी बनाना चाहिए। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने एक सहूलत फराहम की हुई है पूरे पाकिस्तान में कि अवाम डिस्प्ले सेंटर्स पर जाके अपने वोट की जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट लिस्ट है, इस वक्त उसमें गलती की गुंजाइश मौजूद है। तो जब तक ये अपनी फाइनलिटी अटेन नहीं करती, आवाम से गुजारिश है कि वो जाके अपने वोट की जांच पड़ताल करें। 8300 हमारी जो मैसेज सर्विस है वोट के हवाले से, उस पर मैसेज करके अपना शनाख्ती कार्ड तो अपने वोट की जांच पड़ताल करें। और अगर उसमें कोई तस्हीह की ज़रूरत है तो मुतलका डिस्प्ले सेंटर्स पे जाके अपने वोट को दुरुस्ती करवाएं या इंदराज करवाएं। हम अगर इसी बात में रहेंगे कि मेरे एक अकेले के वोट से क्या बनता है, तो वो कहा जाता है कि कतरा कतरा दरिया शूद। थैंक यू सो मच नजर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम नियो पाकिस्तान में, और जो आगाही आप बता रहे थे, आई होप सो कि लोग भी अब जो हैं वो जाएंगे डिस्प्ले सेंटर्स, ताकि अगर कोई गलती है तो उसको जाके आप उसको दुरुस्त करवा सकते हैं और अपने वोट को ज़ाया होने से भी आप बचा लेंगे। ब्रेक प्रोग्राम है और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और दुआ ज़हरा का केस कौन फॉलो नहीं कर रहा है, चाहे न्यूज़ मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, खूब चर्चा है। कराची से लाहौर जाकर अपनी पसंद से शादी करने वाली बच्ची को खूब शोहरत भी मिली, लेकिन सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है। काहे की शोहरत, क्या सिचुएशन है भाई इस वक्त, माँ बाप वालिदैन पर क्या इस वक्त गुजरी होगी, बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बहरहाल केस में पेशरफ जो लास्ट हुई थी वो ये है कि अदालती कार्रवाई के बाद दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है। और जब अदालत पेशी के मौके पर दुआ ने अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से, बाप से मिलने से इनकार किया और फिर अदालती हुक्म पर मुलाकात हुई। बड़ी दिलखराश वीडियोस भी हमने इस पूरी सिचुएशन की, इस केस की देखी, यकीनन आपने भी देखी होगी। इसके ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर वजाहत खान, माहिर नफ्सियात, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आपने भी पूरा केस फॉलो किया होगा, इस तरह के कई केसेस और कई वीडियोज़। कहाँ कमी रह जाती है? वालिदैन क्या बच्चों के साथ अपना बॉन्ड कायम करने में नाकाम हो जाते हैं? कितना भी फेलियर क्यों ना हो, इस तरह का रवैया कि बच्चे भागकर शादी कर लें तो कर लें, लेकिन बाद में मिलने से भी इनकार कर दें, बड़ी तकलीफ दे, बड़ी दुख की बात है, बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल, ये जो जमाना आ गया ना, ये बहुत ही खतरनाक टाइम है, जिसमें आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि माँ बाप की कोई कमी थी, मोहब्बत में कोई कमी थी, आसाइश में कोई कमी थी। यकीन करें कि 100% देने वाले माँ बाप जो हैं, जो बिल्कुल किताबी माँ बाप होते हैं, वो भी इतने अच्छी तरीके से अपने बच्चों को लेके चलते हैं और उनके बच्चे इतना सरप्राइजिंगली ऐसा शॉकिंग चीज देते हैं कि वो हैरत अंगेज हो जाते हैं। तो अब हम उस बात को इतना नहीं मानते कि कोई कमी माँ बाप की तरबियत में थी। बात ये नहीं है, बात ये है, मैं आपको बिल्कुल मोटी मोटी बातें बताऊं, क्योंकि आपने सही बात बोली कि ये महीने में मुझे इतने परेशान माँ बाप क्लाइंट मिल रहे हैं जिनके बच्चे उनके हाथों से निकले हुए। इसकी सबसे बुनियादी वजह जो है ना, वो है रात को जागना। 11 बजे के बाद जो बच्चा फजर तक जागेगा वो तहज्जुद तो पढ़ेगा ना वो फजर की नमाज पढ़ेगा कि बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन यकीन करें कि सारे के सारे मामला 11 बजे से लेके फजर के टाइम पे होते हैं और ये परवान चढ़ते हैं, हल्के 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 इस टाइम पे परवान चढ़ते हैं। अटैचमेंट बढ़ती हैं सोशल मीडिया के लोगों से, दोस्तियां बढ़ती हैं, आसरे बढ़ते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी मैं आपको बता नहीं सकता। कैमरे पे लोग तो पैसे दे दे के लाइव वीडियो सॉफ्टवेयर बन गए कि लाइव वीडियो पे आओ, पैसे दो और जनाब बस उसके ऊपर तुम टिकटॉक बनाते रहो, डांस करते रहो। तो इसका माँ बाप की क्या बेचारों की
बस ये क्या मोबाइल छीन के रख लें। अच्छा, अब ये बच्चों को मोबाइल फोन दे देना, फिर पबजी जैसी गेम्स जहां पर आप अनजान लोगों को मिल रहे हैं। अब दुआ ज़हरा की वालिदा ने भी यही बात सामने रखी ना कि पबजी पर बात होती थी और वहां से सिलसिला बड़ा, नंबर एक्सचेंज हुए यहाँ तक के। अच्छा, हम यहाँ पे लोगों को मैं बताऊं कि हम दुआ ज़हरा के केस को नहीं देख रहे हैं, ये तो एक केस है ना जो कि मीडिया पर आ गया। ऐसे ना जाने रोज कितनी दुआ और कितने उनके वालिदैन जो है वो इस अजियत से गुजरते हैं, और ना जाने कितनों के बच्चे हैं जो अपने आप को नादानी में, कम अक्ली में बर्बाद कर लेते हैं। अच्छा, बच्चों का, लड़कियों का, लड़कों का रुझान तब्दील हो रहा है, कोई ऐसे साइंस होते हैं, पेरेंट्स कैसे जज कर पाए या कैसे पकड़ कर लें वक्त से पहले ही? देखो, हुआ क्या है कि एक जनरल स्टाइल था टीनेजर बच्चों का कि वो सुबह उठ के कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाके वो 2 बजे थके हारे आते थे, आराम करते थे, ट्यूशन सेंटर, कुछ भी छोटा मोटा काम, और उसके बाद छोटे मोटे घर के काम करके सो जाते थे। पॉइंट ये था कि दे यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग। अभी कोविड के बाद स्कूल बर्बाद हुआ, कॉलेज बर्बाद हुआ, सब कुछ, और ऑटोमेटिकली लोग ड्रिफ्ट होकर रातों को जागने के लिए। जब आप रात को जागेंगे तो सुबह आप उठेंगे 2 बजे। तो जब आप 2 बजे उठेंगे उसके बाद माशरे में आपको लेने के लिए कुछ नहीं बचता। अब बचता क्या है? इंटरनेट और ये मोबाइल, और इसके अंदर से ब्राउजिंग, पढ़ाई लिखाई, कोचिंग सेंटर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर कोर्सेज, कढ़ाई, ये सारा कुछ बर्बाद हो गया। सीखने का अमल चला गया बहुत पीछे। रह गया क्या? फॉलोअर्स, फिल्टर्स, ये तमाम चीजें रह गई हमारे नौजवान तबके में। अब उनको लगता है कि जिनकी 10,000 फॉलोअर्स है वो इन्फ्लुएंसर है, और जो डिग्री लेके पास होके आगे बढ़ रहा है उसको तो कोई जानता नहीं है। तो ये जो एक पलटा खाया है ना आखिरी के 2 सालों में, जिसपे अब नए लड़के लड़कियां समझते हैं कि यही करना है, हमने तो फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, हमने दोस्तियां करनी है। पबजी क्या है? पबजी एक वीडियो गेम तो है ही है, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग पैथेटिक नेटवर्क भी है जहां से लोग इस किस्म की चीजें बता रहे होते हैं। तो सिस्टम तो आप खुद दे रहे हैं ना। अगर मैं अपने बच्चों को गली के कोने पे खड़ा कर दूं, चौराहे पे जाके, और मैं ये तवक्को करूं कि ना उसका एक्सीडेंट होगा, ना कोई अगवा होगा, ना कोई नशा देगा, तो भाई रोड पे खड़े होके ऐसा नहीं हो सकता। तो इंटरनेट इज जस्ट लाइक अ सड़क। आप बच्चों को सड़कों पे खड़ा करके सो जाते हैं। तो बड़ी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन एक हो जाती है। फोन दें तो तबाही, ना दें तो तबाही, जिस तरह से आजकल का दौर चल पड़ा है, हर एक के हाथ में गैजेट्स भी हैं। अच्छा, क्या किया जाए अगर आप बच्चों को नहीं वो चीज़ें फराहम करते? तो भी एक डिबेट है कि बच्चों में किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। कजन्स के पास है, आपके स्कूल फेलोज के पास है, लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो फिर बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो माँ बाप हर वक्त मॉनिटर नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आखिर क्या किया जाए। देखो, कंफ्यूजन जो है ना वो माँ बाप को क्रिएट होती है, बच्चों को नहीं होती। अगर माँ बाप सही तरीके से एक ब्रांड एंडोर्स कर देना कि बेटा तुम अच्छे तरीके से पढ़ोगे लिखोगे, लड़के जिम जाएंगे, मसल्स बनाएंगे, लड़कियां अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करेंगी, तो वो इट्सेल्फ माशरे में और रिश्तेदारों में बड़ी अच्छी इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। ठीक है, जो बच्चा अपनी एज स्लॉट में पास होता रहता है और वो आगे जाके टॉप कंप्यूटर साइंस में कुछ कर लेता है, तो उसको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। उसको डायरेक्ट जब उसका पैसा आता है, कमाता है और तरक्कियां करता है या मुल्क से बाहर जाता है। प्रॉब्लम ये है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ नहीं कर रहे होते वो इस किस्म की चीजों को अचीव करके लेके मोबाइल हाथ में रह के अपने आप को एंडोर्स करते हैं, क्योंकि उनके पास को अच्छा दिखाने को। माँ बाप को चाहिए, मैं फिर एक बार बोलूंगा, थोड़ा ओल्ड फैशन है कि पहले तो ये फैसला कर लें कि हमने इनको मुसलमान का बच्चा बनाना है या हमने इसको बिल्कुल लिबरल फैमिली की तरह बनाना है। अगर आपने इसको अपना देसी स्टाइल में पढ़ा लिखा लड़का बनाना है तो मजबूरी है कि थोड़ा सा अंग्रेजी किताबों को अमेंडमेंट करके सख्ती करनी पड़ेगी। चाहे बच्चे शुरू में माइंड करें, बच्चा विल गेट टू नो कि ये मेरे बाउंड्रीज हैं। शुरू में शायद वो प्रॉब्लम करे, 2-3 महीने में बच्चे ट्रेन हो जाते हैं, उन्हें पता है कि मेरा माँ बाप नहीं देंगे तो मैं नहीं दे सकता। असर्टिव हो, सख्ती रखें, प्यार मोहब्बत भी करें और उनको बाहर की एक्टिविटीज में शामिल करें, जैसे कि जिम जाते हैं, पार्क में जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं। ये अगर उनका पेट भरा हुआ होगा ना यहाँ तक, तो वो घर आके मोबाइल में नहीं घुसेंगे। वो मोबाइल में ज्यादा लोग जो घर में बैठ के एसी चल रहे हैं, रूम्स बंद हैं, नौकर आके कहता है पिज्जा आ गया है, दूसरा माँ की कहती है बेटा चाय पी लो, बच्चा कहता है मैं पढ़ रहा हूँ। भाई कौन सी पढ़ाई है जो ताले लगा के हो रही होती है? फिर ये आखिर में ये प्रॉब्लम
और आप इसको फिर अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बड़े अच्छे से याद है कि जब हम टीनेज में थे तो खैर वो तो थोड़ा सा वक्त जरा आसान भी था, जरा सादा भी था, नए नए कंप्यूटर्स आए थे, नया नया मोबाइल बहुत कम फीचर्स वाला आना शुरू हुआ था, तो आई स्टिल रिमेंबर कि बड़ी रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती थी पेरेंट्स की जानिब से, क्योंकि बड़े हो रहे थे तो फैशन करने का भी बड़ा शौक था, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से बड़ा क्लियर था कि भाई तब तक नए कपड़े नहीं मिलेंगे, तब तक फैशन नहीं होगा, तब तक वो सारी चीजें नहीं होंगी जब तक आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। और अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो ना तो नए कपड़े आपको मिलेंगे, ना आप लिपस्टिक लगाएंगी, ना आप छुट्टियों में आपको कहीं पर वेकेशंस पर लेके जाएंगे। अब बेसिकली पेरेंट्स हर चीज खुद बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों के पास लेटेस्ट मॉडल का आईपैड भी हो, फोन भी हो, एंड्रॉयड टैबलेट्स भी हो, डिफरेंट चीजें हो, ताकि बच्चे का भी जो एक स्टेटस है ना वो बन सके। तो बच्चा तो ऑब्वियसली फिर उस लत में आप उसको खुद धकेल रहे हैं। बिल्कुल, बचपन से ही आप उसको लग्जरी देके अपनी जहनी भूख को खत्म करवाते हैं कि मेरा बच्चा अमीर माँ बाप का बेटा है। ठीक भाई, ये चीजें इलीट क्लास में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग बॉदर भी नहीं करते। ये जो होते हैं ना बीच वाले, सॉरी टू से, अंडे वाले बर्गर जो है, वो इन चीजों में फंसे हुए हैं। जो इलीट क्लास के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा फला पढ़ रहा है, हमारे बच्चे ने ये ग्रेड्स लिए हैं, देखो माशाल्लाह कितना फिट है, कम खाता है। ये ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसे लोग ज्यादा थे। अभी क्या हो गया, वो मिडिल क्लास जो है ना, खास तौर पे जो चीजों को खरीद रही है, हासिल कर रही है, दिखा रही है, वो फैमिलीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उनको मैं मुखातिब करता हूँ। मैं उनको यही बोलूंगा कि जब बच्चा 12 साल का होता है, उसके अंदर बगावत आती है, केमिकल्स एंड हार्मोन्स निकलते हैं, उस पर इतना भरोसा नहीं करें। 22 साल तक वो बच्चा वही करेगा जो उसके अंदर का हार्मोन केमिकल भरेगा, जो कि बहुत टेम्प्टेड है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है। तो बच्चों पे नजर रखें, और इस किस्म के केसेस से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हजारों नौजवान बच्चियां जो कि रात को इंटरनेट पे बैठी हुई हैं, जो सॉफ्टवेयर में बैठ के अपने आप को वीडियो चैट कर रही हैं। हेलो जी, डॉक्टर वजाहत खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बता रहे थे कि जो गैजेट्स हैं उन्होंने बच्चों की जो जहनी नशोनुमा है या जो उनकी तरजीहात या जो रुझानात हैं उनको किस हद तक तब्दील किया है और किस हद तक डैमेज भी किया है। पेरेंट्स को, वालिदैन को मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर, उनकी एक्टिविटीज़ पर गहरी पूरी प्रॉपर नज़र आप रखें कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर आप उनके रवैये में, बिहेवियर में तब्दीली देखते हैं तो फोकस ऑन दैट। डॉक्टर वजाहत, थैंक यू सो मच, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करना है। वेलकम बैक टू ना प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, सोचा कि आपकी हेल्थ के हवाले से कुछ टिप्स आपको देते हैं। मौसम सरमा के निस्बत गर्मियों में हमारा वाटर इनटेक भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो डिस्चार्ज भी उसी सूरत में हो रहा होता है क्योंकि पसीना, गर्मी, बाहर की एक्टिविटी और ये सारे मामलात, और प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन हम पानी शायद उतना नहीं पी रहे होते जितनी हमें गर्मियों में पानी की ज़रूरत होती है। तो बात करेंगे कि जब हम पानी की जो जरूरत है उसके मुताबिक वाटर इनटेक नहीं रखते तो हमें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है। तो जनाब, बात करेंगे कि गर्मियों में आपको डिहाइड्रेशन से किस तरीके से बचना है, फलों का, पानी का इस्तेमाल कितना करना है। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत हानिया बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हानिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हानिया बताइएगा कि जिस्म में पानी की कमी जब हो जाती है उसको पूरा हमने कैसे करना है? देखिए, अगर हम बात करें हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन की तो हमारे फौरन क्लिक करता है कि इट इज़ अबाउट समथिंग वाटर इनटेक, इट इज़ अबाउट फ्लूइड इनटेक, इट इज़ अबाउट आवर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग। अब बॉडी रिक्वायर करती है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि उसे एक बैलेंस रखना है बिटवीन फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर द मिनरल्स लाइक सोडियम, लाइक पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब उनका बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो उनका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो फ्लूइड्स की रेगुलेशन है, वो फ्लूइड्स की मेंटेनेंस है, फ्लूइड्स की बैलेंसिंग है। जब यही मिनरल्स की जो इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम कहते हैं ये इम्बैलेंस हो जाएंगे हमारा फ्लूइड इनटेक ना होने की वजह से, तो बॉडी को बहुत सी जो है उसका मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसमें बहुत से फंक्शंस होंगे वो इम्प्रॉपर वे में जाएंगे, जिसमें से कहा जाता है डिहाइड्रेशन। अच्छा बहानिया, बहुत सारे लोग
क्योंकि गर्मी है, बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स हैं, बड़े जायकेदार फल हैं हमारे पास, कुदरत इतनी सारी नेमतें अता की हुई हैं, तो हम जूसेस ले रहे होते हैं कि फल का भी इस्तेमाल कम कर रहे होते हैं और कोशिश होती है कि जूस पिया जाए। और जूस पीने के हवाले से फिर हम ये सोचते हैं कि अच्छा अब ये हमने लिक्विड ले लिया तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जूस ले रहे हैं। सो ये कितनी हद तक बात ठीक है या गलत है? देखिए, ज़्यादा हमें जो अट्रैक्ट करते हैं सोडास, जो हम जूसेस बनाते हैं, वो क्यों? क्योंकि हम जो गर्मियों में ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, फटीग, टायर्डनेस। क्यों? क्योंकि हमारा पर्सपायरेशन रेट हम देखें कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी को अट्रैक्ट करता है सोडास, स्वीट ड्रिंक्स, बेवरेजेस, कोलाज, ये सारे जितने भी आ जाते हैं, इवन के फ्रूट जूसेस। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो रिकमेंड करती हूँ कि एज अ होल फ्रूट लिया जाए। अगर जूसेस लेना है तो उससे बेहतर है कि हम, अगर जूसेस ठीक है आप फ्रेश ले रहे हैं तो विदाउट शुगर ले, लेकिन हमने उसमें चीनी बराबर की ऐड करनी है, जो कि हमारे लिए नहीं है, क्योंकि चीनी किसी हद तक टू सम एक्सटेंट वो डिहाइड्रेट करती है बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो जब एग्जैसरबेट करेगी जीआई सिम्टम्स को, उसमें डायरिया हो सकता है, उसमें बच्चों में वॉमिटिंग हो सकती है, तो वो ऑटोमेटिकली डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। तो इससे बेहतर है एज अ होल फ्रूट। अब हम बात फ्रूट्स पे आ ही गए हैं, अब समर चल रहे हैं, वाटरमेलन अबव 90% उसमें वाटर कंटेंट है। मेलन्स, उसकी आगे क्लासेस है, उसके आगे हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, गर्मा, सर्दा, मस्क मेलन्स, क्रैनबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, दिस ऑल आर हाईली फ्लूइड रिच जो है उसमें कंटेंट होता है, उसमें जो वाटर कंटेंट है अबव 90% होता है। तो ये हम इनके थ्रू अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, अपने फ्लूइड इनटेक को ठीक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सोडास, बेवरेजेस, क्योंकि उसमें कैफीन भी होता है, वो भी टू द सम एक्सटेंट, क्योंकि कैफीन डायरेटिक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, टू सम एक्सटेंट वो डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। मुझे बड़ी समटाइम परेशानी होती है कि इतनी गर्मी के मौसम पे बिजली की भी किल्लत है, लोड शेडिंग हो रही है और वाटर इनटेक आपका कम है, लोग चाय पे चाय पी रहे होते हैं, एक ऐसी क्रेविंग है चाय लवर्स की, वो मैं समझती हूँ कि वो लोग ही और है जो इतनी गर्मी के मौसम में चाय ले रहे होते हैं। अच्छा, तो चाय के भी ऑल्टरनेटिव आपको फिर जब चाय का आप एक मग कंज्यूम कर रहे हैं और आप कॉफी ले रहे हैं तो फिर आपको वाटर इनटेक अपना उतना ही बढ़ाना है, ये नहीं कि आप चाय पीते जा रहे हैं, खा पी भी कम रहे हैं, क्योंकि वो भी आपको डिहाइड्रेट करेगा ऑब्वियसली। अब चाय बनाने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है, कोई शुगर बहुत ऐड करता है, कोई विदाउट शुगर पी लेता है, किसी का मिल्क उसमें जो होता है बराबर का डाला होता है। असल चाय देखी जाए तो उस पर पानी की बनी होती है, तो उसमें हम चाय बनाने के भी तरीके होते हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर हम एज अ होल मिल्क ले लें, ठीक है, उसमें वाटर इनटेक हम उसको योगर्ट के तौर पे अपने कैल्शियम नीड्स को पूरा कर सकते हैं। प्रोबायोटिक भी है, और इसके अलावा उसमें जो वाटर कंटेंट होता है योगर्ट में वो भी अबव 90% होता है, ठीक है। तो चाय बनाने के भी तरीके हैं। कुछ लोग चाय का जो है ना इस्तेमाल वो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। वाटर इनटेक रखें, कोशिश करें कि सुबह जब आप उठे तो या तो आप दही लें थोड़ा सा, या तो आप थोड़ा सा कोई फ्रूट लें, या पानी लें, या कोई ठंडा शरबत आप बगैर चीनी के आप इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच हानिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।